हेलो टी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्पार्क एजुकेशन। सो बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास 12th के होम साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट टाइम रिवीजन जो है वो यहाँ पर करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके लिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चंस उनको हम रिवाइज करते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें आपको 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उद्यमियों के कोई 2 लक्षण बताओ। तो उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर जो है उनके कोई 2 लक्षण आपको बताने हैं। तो क्या लिख सकते हैं? कड़ी मेहनत करने की इच्छा। जितने भी एंटरप्रेन्योर होते हैं जो इस तरह का अपना बिजनेस शुरू करते हैं, वो बहुत ही क्या है, उनके अंदर काम करने की इच्छा होती है, कड़ी मेहनत की इच्छा होती है, रिस्क लेने की इच्छा होती है। तो वो उसकी क्या होगी, एक कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। ज़रूरी जोखिम उठाने का साहस होना, एक साथ कई कार्यों को करने की योग्यता, योजना बनाने और क्रियान्वयन करने का ज्ञान और कौशल होगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हो आप। What are the 2 characteristics of entrepreneur? That is the willingness to work hard, having the courage to take necessary risk, ability to multitask and knowledge and skill in planning and executing. नेक्स्ट देखिए, एसएनपी और आईडीडी का पूरा नाम बताइए। फुल फॉर्म ऑफ एसएनपी एंड आईडीडी। एसएनपी स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड आईडीडी आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। होटल से आप क्या समझते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन। व्हाट डू मीन बाय होटल? होटल क्या है? बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान होते हैं जो अपने अतिथियों को आवास, भोजन और विभिन्न प्रकार की सेवाएं जो हैं, सुविधाएं वो प्रदान करते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? ऐसे प्रतिष्ठान, उनको क्या कहा जाता है? उनको होटल कहा जाता है। ठीक है। Hotels, they are large business establishment that provide accommodation, food and various types of services and facilities to their guests. क्वेश्चन नंबर 4 है, द्वितीयक रंग कौन से हैं? द्वितीयक रंग यानी सेकेंडरी कलर जिनको हम कहते हैं। तो जो प्राथमिक कलर होते हैं उन रंगों को समान मात्रा में मिलाकर बनाए जाने वाले रंग क्या कहलाते हैं? द्वितीयक रंग कहलाते हैं। जैसे संतरी, हरा, बैंगनी, ये किसके उदाहरण हो जाएंगे? ये सेकेंडरी कलर्स हैं, द्वितीयक रंगों के उदाहरण रहेंगे। कलर मेड बाय मिक्सिंग 2 प्राइमरी कलर्स इन इक्वल अमाउंट आर कॉल्ड सेकेंडरी कलर्स। ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी कलर्स। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, एफपीओ पर आपको नोट लिखना है। एफपीओ, राइट शॉर्ट नोट ऑन एफपीओ। तो एफपीओ यानी फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। ठीक है, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। विभिन्न फल एवं सब्जी उत्पादों की गुणवत्ता के संदर्भ में वैधानिक न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना। तो फल और सब्जियों को लेकर उनकी जो क्वालिटी है उसको लेकर जो एक कम से कम आप कह सकते हो मिनिमम स्टैंडर्ड जो डिसाइड किए गए हैं उनको हम, वो सब क्या है? एफपीओ के अंडर है। फल तथा सब्जियों के उत्पादों की गुणवत्ता, लेवल, पैकिंग और अन्य स्वच्छता संबंधी स्थितियों की मानकों के अनुरूप जांच पर खरा उतरने के बाद ही एफपीओ का मार्क उनको दिया जाता है। एक सजग उपभोक्ता को, जैसे जो है सजग उपभोक्ता को एफपीओ मानक चिन्ह देकर ही खरीदारी करनी चाहिए। ठीक है। जैम, जेली, जूस, स्क्वैश, अचार, चटनी और डिब्बाबंद संरक्षित खाद्य पदार्थों पर एफपीओ का चिन्ह लगाया जाता है। एफपीओ फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। लेज डाउन द स्टैट्यूटरी मिनिमम स्टैंडर्ड, दे आर द मिनिमम स्टैंडर्ड रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ वेरियस फ्रूट एंड वेजिटेबल्स प्रोडक्ट्स. FU mark is given only after the fruit and vegetable product pass the test as per the standard of quality, label, packing and other hygiene related conditions. A conscious consumer should purchase the things only after seeing the standard mark. FPO mark is given on jam, jelly, juices, squashes, pickles, chutney and canned preserved foods. क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, खाद्य अपमिश्रण क्या है? उदाहरण दीजिए। व्हाट इज फूड एडल्ट्रेशन? गिव एन एग्जाम्पल। तो जो मिलावट आप देखते हैं, हम देखते हैं है ना, चीज़ों में मिलावट आती है, दाल में मिलावट आती है, कभी किसी खाने में मिलावट आती है। तो जो मिलावट होती है ना, दैट इज़ द फूड एडल्ट्रेशन। खाद्य अपमिश्रण अथवा खाद्य मिलावट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों के गुण, पोषकता अथवा प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है। खाद्य पदार्थ में यह परिवर्तन किसी दूसरे मिलते जुलते पदार्थ मिलाने अथवा खाद्य पदार्थ में से कोई आवश्यक तत्व निकालने के कारण आता है। उदाहरण के लिए दूध में से मलाई व क्रीम निकालना तथा पानी मिलाना दोनों ही मिलावट के उदाहरण हैं। ठीक है। फूड एडल्ट्रेशन इज वन सच प्रोसेस ड्यू टू विच द प्रॉपर्टीज, न्यूट्रिशनल वैल्यू और नेचर ऑफ द फूड आइटम चेंजेस. दिस चेंज इन फूड occurs due to the addition of any other similar substances or removal of any essential elements from the food. For example, removing cream from milk and adding water to both examples are of adulteration.
यानी किसी भी चीज़ में किसी चीज़ की मिलावट करना, दैट इज़ एडल्ट्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्काउट एंड गाइड से आप क्या समझते हैं? स्काउट एंड गाइड, सो व्हाट डू यू मीन बाय स्काउट एंड गाइड? तो स्काउट एंड गाइड जो है वो नवयुवकों के लिए एक स्वयंसेवी गैर सरकारी शैक्षिक आंदोलन है। इसका उद्देश्य क्या है? लड़के और लड़कियों में निष्ठा, देशभक्ति और दूसरों के प्रति विचारशील होने की जो भावना होती है उसको बढ़ावा देना। कहीं ना कहीं अपने देश के प्रति जो देशभक्ति है, एक दूसरे के प्रति निष्ठा है, जो है उसकी कमी देखी जा रही है। तो उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए कि देश के प्रति हम अपनी जो देशभक्ति की भावना है वो रखें, तो उसके लिए स्काउट एंड गाइड है। उनके चरित्र को विकसित करना है। यह संतुलित शारीरिक और मानसिक विकास को भी बढ़ावा देता है, समाज सेवा की भावना को विकसित करता है। तो स्काउट एंड गाइड दैट इज अ वॉलेंट्री नॉन गवर्नमेंटल एजुकेशनल मूवमेंट फॉर यूथ। ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे? टू फोस्टर अमंग बॉयज़ एंड गर्ल्स अ सेंस ऑफ लॉयल्टी, पैट्रियटिज्म एंड कंसिडरेशन फॉर अदर्स। देयर कैरेक्टर हैज़ टू बी डेवलप्ड। It also promote balance physical and mental development, develop a sense of social service, है ना, समाज सेवा की जो भावना है उसको विकसित करता है। Now क्वेश्चन नंबर 8 इज, अस्थायी और चिरकालिक फैशन में क्या अंतर है? What is the difference between fashion fads and classic style? तो देखिए, फैड्स का क्या तात्पर्य है? इसका मतलब उस ऐसे फैशन से होता है जो बहुत ही कम समय के लिए प्रचलन में आता है और चला जाता है। इस प्रकार के फैशन के डिज़ाइन इतने प्रभावी नहीं होते और वे ग्राहकों को लंबे समय तक आकर्षित कर सकें, इतने ज़्यादा वे प्रभावी नहीं होते, इफ़ेक्टिव नहीं होते। उदाहरण के लिए हॉट पैंटें, बैगी पैंट, बेमेल बटन होते हैं। ठीक है। चिरकालिक क्लासिक फैशन जो होता है, यानी क्लासिक स्टाइल जिसको हम कहेंगे, चिरकालिक फैशन कहेंगे, उसका तात्पर्य ऐसी शैली से होता है जो कभी भी पूरी तरह प्रचलन से बाहर नहीं होता या फिर बहुत लंबे समय तक प्रचलन में लगभग बना रहता है, उसको हम जो है कहेंगे। क्लासिक डिज़ाइन की सादगी ही उसकी क्या होती है? विशेषता होती है, जो इसे आसानी से हटने या पुराना नहीं होने देती। उदाहरण के लिए ब्लेज़र है, जैकेट है, सलवार सूट, साड़ी, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है। फेड्स इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। फेड्स रेफर टू फैशन दैट कम्स इनटू वॉज for a short period of time and goes away. This type of fashion design are not effective enough to attract customers for a long time. For example, hot pants है, baggy pants है, mismatched buttons होते हैं। टाइमलेस और क्लासिक फैशन क्या है कि जो लंबे समय के लिए चलेगा। क्लासिक रेफर टू अ स्टाइल दैट नेवर completely goes out of fashion and remains almost in fashion for a long time. The simplicity of the classic design is its speciality, which does not allow it to be easily removed or become old. फॉर एग्जाम्पल अ ब्लेजर, जैकेट, सलवार सूट, साड़ी एट्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, सुकार्य की यानी जो है एर्गोनॉमिक्स से आप क्या समझते हैं, इसके क्या लाभ हैं? सो व्हाट इज़ एर्गोनॉमिक्स एंड व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इट? तो जो है सुकार्य की का अर्थ क्या है? कार्य तथा कार्यस्थल को सुगम एवं कुशल बनाना। एर्गोनॉमिक्स शब्द 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, एर्गॉन और जिसका मतलब होता है काम, और नॉमिक्स जिसका मतलब होता है प्राकृतिक नियम। यानी जो एर्गोनॉमिक्स है दैट इज़ द मनुष्य और मशीन का क्या है? समायोजन है। ठीक है। तो इसके लाभ क्या हैं? तो चोट एवं दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम करता है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाता है, कार्य करते समय गलतियां कम होती हैं, उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है, दुर्घटना, तनाव एवं खराब स्वास्थ्य के कारण होने वाली अनुपस्थिति को कम करता है। सो एफिशिएंसी और एर्गोनॉमिक्स मीन्स मेकिंग वर्क एंड वर्क प्लेस ईजी एंड एफिशिएंट। जो वर्क है, वर्क प्लेस है, उसको ईजी और एफिशिएंट बनाना। ईजी एफिशिएंट बनाने से क्या होता है ना, वही कि जो मनोबल है वो बढ़ता है, गलतियां कम होती हैं। अगर हमसे काम करते हुए गलतियां कम होती हैं तो और मन करता है हम काम करें, है ना। द वर्ड एर्गोनॉमिक्स इज मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, एर्गॉन मीनिंग वर्क एंड नॉमिक्स मीनिंग नेचुरल लॉ। एर्गोनॉमिक्स इज द एडजस्टमेंट ऑफ मैन एंड मशीन। ठीक है। बेनिफिट्स क्या हैं? इट रिड्यूस द चांस ऑफ इंजरीज एंड एक्सीडेंट, इट इंक्रीज द मोरल ऑफ वर्कर, देर आर लेस मिस्टेक वाइल वर्किंग, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, रिड्यूस एब्सेंटिज्म ड्यू टू एक्सीडेंट, स्ट्रेस एंड इल हेल्थ। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, उपभोक्ताओं के अधिकारों का विस्तार से वर्णन करो। व्हाट आर कंज्यूमर राइट एंड एक्सप्लेन दीज इन डिटेल। तो उपभोक्ता के अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनकी रचना यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि सभी उपभोक्ताओं को उचित व गुणवत्तापूर्वक वस्तु और सेवाएं उचित कीमतों पर क्या हो सकें, प्राप्त हो सकें। और उसके अधिकार कौन से होंगे? सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, सुरक्षा संबंधी अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है, क्षतिपूर्ति का अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, है ना। तो कंज्यूमर राइट आर दोज राइट्स विच आर क्रिएटेड टू एंश्योर दैट ऑल कंज्यूमर्स गेट फेयर एंड क्वालिटी
गुड एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइसेस, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू सिक्योरिटी, राइट टू बी हियर्ड, राइट टू बी कंपनसेशन एंड राइट टू एजुकेशन। उसके बाद क्वेश्चन 11 है, रासायनिक संकट किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। डिफाइन केमिकल हजार्ड, गिव एन एग्जाम्पल। तो रासायनिक संकट क्या होता है? ये जो रासायनिक संकट है, केमिकल हजार्ड, इसके अंदर वो रासायनिक पदार्थ आते हैं जो खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं या जानबूझकर या अनजाने में मिला दिए जाते हैं। इसमें जैसे कीटनाशक है, रासायनिक अवशेष हैं, विषैली धातुएं, परिरक्षक होते हैं जो प्रिजर्वेटिव होते हैं, और अन्य मिलावटी पदार्थ शामिल हैं। ठीक है। केमिकल हजार्ड से तो केमिकल हजार्ड्स इंक्लूड दोज केमिकल हार्मफुल सब्सटेंस विच आर फाउंड नेचुरली इन फूड और एडिड इंटेंशनली or unintentionally. These include pesticides, chemical residues, toxic metals, preservative and other adulterants. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रारंभिक बाल्यावस्था और शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? What are the objectives of early childhood care and education? प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा के उद्देश्य क्या रहेंगे? एनसीईआरटी में प्रकाशित एक लेख में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा में क्या कहा गया है? 2005 की रूपरेखा के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल में शिक्षा के मूल उद्देश्य निम्नलिखित हैं। बच्चों का समग्र विकास, जिससे वह अपनी क्षमता पहचान सकें। औपचारिक विद्यालय के लिए तैयारी। महिलाओं और बच्चों के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करना। ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे? अकॉर्डिंग टू द आउटलाइन ऑफ नेशनल करिकुलम 2005 इन एन आर्टिकल पब्लिश इन एनसीईआरटी, the basic objectives of education in early childhood care are as follows: overall development of children so that they can realize their potential, preparation for informal school, and to provide support services for women and children. ठीक है। क्वेश्चन 13 देखेंगे, रेड रिबन एक्सप्रेस का संक्षेप में वर्णन करना है। डिस्क्राइब द रेड रिबन एक्सप्रेस। रेड रिबन एक्सप्रेस जो है वो भारतीय रेलवे द्वारा एड्स HIV जागरूकता अभियान का प्रसारित करने वाली एक ट्रेन है। ठीक है। रेड रिबन एक्सप्रेस एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए देशव्यापी अभियान था। विशेष रूप से डिज़ाइन की गई एक रेलगाड़ी एक वर्ष में 9000 किलोमीटर से अधिक चली और इसे 180 जिले तय किए और 43,200 गाँवों में विभिन्न कार्यक्रम और क्रियाकलाप का आयोजन किया। तो रेड रिबन एक्सप्रेस HIV एड्स बाय इंडियन रेलवेज इज़ अ ट्रेन promoting the awareness campaign. The Red Ribbon Express was a nationwide campaign to create awareness about AIDS. A specifically designed train ran more than 9,000 kilometers in a year and covered 180 districts and organized various programs and activities in 43,200 villages. Clear हो गया? तो रेड रिबन एक्सप्रेस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निगमित संप्रेषण क्या है, इसके कार्य लिखिए। व्हाट डू मीन बाय कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, राइट इट्स फंक्शन। निगमित संप्रेषण जो है स्थानीय और वैश्विक स्तर पर कर्मचारियों, उपभोक्ताओं, नियोजकों और अन्य व्यक्तियों के साथ संप्रेषण का प्रभावी मार्ग है। निगमित संप्रेषण के कार्य क्या रहेंगे? यह कर्मचारी, साझेदारों और ग्राहकों में जानकारी का प्रसार करता है। यह ब्रांड की संरचना और रखरखाव करता है। यह कंपनी के ब्रांड को संगठन के अंदर और बाहर दर्शाता है। साझेदारों के साथ मधुर और अच्छे संबंध बनाए रखने में मदद करता है। Corporate communication is an effective way to communicate with employee, customer, employees and other people locally and globally. Function क्या रहेंगे इसके? This implied disseminate information to partner and customer. It create and maintain the brand. It represent the company brand inside and outside the organization. Help in maintaining cordial and good relation with partners. युवाओं के संवेदनशील होने के क्या कारण हैं? क्वेश्चन नंबर 15 है। तो व्हाट आर यूथ वल्नरेबल, गिव रीज़न। तो युवाओं के संवेदनशील होने के कारण क्या हैं? राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में 13 से 35 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति को युवा कहा गया है। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2016 तक युवा भारत की कुल जनसंख्या के 40% भाग बन गए थे। इसे 2 उपसमूहों में बांटा गया है। 13 से 19 वर्ष किशोर हैं, 20 से 35 वर्ष जो है क्या है? युवा वर्ग है। युवावस्था के निम्न कारणों से संवेदनशील अवधि माना जाता है। तो देखिए, युवाओं के शरीर में होने वाले शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के साथ तालमेल बिठाने के प्रयासों को सीधा प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। युवावस्था जीवन की वह अवस्था है जिसमें युवा अपनी आजीविका कमाना, विवाह करने, पारिवारिक जीवन आरंभ करने का निर्णय लेता है। निरंतर प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण जो कंपटीशन होता है, अपने आप को साथियों से बेहतर बनाने का दबाव उसके दिमाग पर होता है, जिसकी वजह से तनाव और परेशानी पैदा होती है। जब युवाओं को उनके परिवार में उनके अनुसार सहयोग नहीं मिलता, तब किशोर जो है वो शराब और नशीली दवाओं का सेवन करते हैं, जिसे नशे की लत कहा जाता है। यह भी एक उनके संवेदनशील होने का कारण है।
यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी उचित जानकारी के अभाव में युवाओं को इनसे संबंधित अनेक खतरों का सामना करना पड़ सकता है। किशोरावस्था के दौरान हर किशोर अपने भविष्य और कार्य के संदर्भ में अत्यधिक सोचना शुरू कर देते हैं। ऐसे में परिस्थितियां अगर उनके अनुरूप ना हो, जो वो चाहते हैं वो ना हो, तो बहुत जल्दी तनाव हो जाता है। तो ईजी है, तो आप यहाँ से इसको इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चे। आप इजी क्वेश्चन है, तो आप हिंदी मीडियम में आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो ही गया है, तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, पीईएम से आप क्या समझते हैं? बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की कमी के कौन से रोग हो जाते हैं? व्हाट डू मीन बाय पीईएम? व्हाट टाइप ऑफ डिजीज आर कॉज्ड बाय प्रोटीन कैलोरी मैलन्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन? तो पीईएम की फुल फॉर्म, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन, प्रोटीन तथा ऊर्जा वाले पदार्थों में कम मात्रा में ग्रहण करने से ऊर्जा कुपोषण हो जाता है। बच्चों को प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से ग्रसित होने का खतरा अधिक होता है। बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के 2 मुख्य रोग होते हैं, क्वाशियोरकर और मरासमस अथवा सूखा रोग कहा जाता है। पीएम, प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन। ठीक है, इनटेक ऑफ प्रोटीन एनर्जी सब्सटेंस इन लेस क्वांटिटी लीड्स टू प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन। चिल्ड्रन आर एट हाई रिस्क ऑफ सफरिंग फ्रॉम प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन डिजीज कॉज 2 मेन डिजीज, तो क्वाशियोरकर एंड मरासमस और रिकेट्स। क्वेश्चन 17, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों का वर्णन करना है। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज? सो माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो मीन्स स्मॉल। ठीक है, यानी जो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए उनकी कमी। ठीक है, यदि आहार में ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा कम हो तो उसमें अन्य पोषक तत्व जो बहुत कम मात्रा में चाहिए, लाइक खनिज, विटामिन, उनकी भी कमी हो जाती है। और सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी से संबंधित प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्याएं कुछ इस तरह से हैं। तो जैसे पहले दिया गया है, लौह तत्व जो है आयरन अगर कमी होती है तो रक्तता रोग हो जाता है, जो है आयरन डेफिशिएंसी। यह विश्व की सबसे अधिक सामान्य पोषण संबंधी विकार है और यह विकसित और विकासशील दोनों ही देशों में व्याप्त है। यदि रक्त में लोहे की कमी हो जाए तो हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता, जिससे एनीमिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्त्रियों के रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर 20 मिलीग्राम प्रति 100 ml होना चाहिए और इस स्तर में अधिक कमी होने पर जो है कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। तो वो लक्षण क्या हैं जिसकी वजह से हम पहचान पाते हैं? तो तीव्र वृद्धि की अवस्था होती है किशोरियों में और अधिक रक्तस्राव के कारण होता है। ठीक है, प्रसव के समय रक्त की स्थिति होने के कारण, दुर्घटना में अत्यधिक रक्त बहने के कारण या अधिक रक्तदान के कारण ये स्थिति उत्पन्न होती है। पेट में कीड़ों और अतिसार के कारण रक्तहीनता के लक्षण, शारीरिक थकान हो जाती है, थोड़ा काम करने पर सांस फूलना, सिर दर्द, सिर चकराना, नज़र का कमज़ोर होना, स्थिरता, नींद न आना, कम भूख, खाना पचने में परेशानी, जलन की शिकायत, ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। सेकंड हम बात करें तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी, VAD, विटामिन ए की कमी से रात्रि अंधारता रोग हो जाता है, जिससे रात के समय दिखाई देना कम हो जाता है। और विटामिन ए की अत्यधिक कमी होने से निम्नलिखित प्रभाव रहते हैं। कंजक्टिवाइटिस होता है, विटामिन ए की अधिक कमी होने पर अश्रु ग्रंथियों के स्राव में कमी आती है, आँख का कॉर्निया सूख जाता है और उसमें संक्रमण होना शुरू हो जाता है। ठीक है, विटाट बिंदु, आँख के कॉर्निया वाले भाग के दोनों तरफ सफ़ेद या भूरे रंग के जो है क्या होते हैं? विटाट बिंदु हो जाते हैं। केराटोमेलेशिया, यह आँखों के रोग की अंतिम स्थिति होती है जिसमें आँख लाल और सूख जाती हैं, जिससे धीरे धीरे व्यक्ति को दिखाई देना बंद हो जाता है। सो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, आप यहाँ से इंग्लिश मीडियम में इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो एक रीडिंग यहाँ से ले लीजिए, हिंदी मीडियम में मैंने आपको समझा दिया है। ये रहेंगे सिम्टम्स एनीमिया के, वही जो हमने पढ़ा, थकावट होने लगती है, शॉर्टनेस होती है हेल्थ में, डिजीनेस रहता है, वीक आई साइट फील होने लगती हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, आहार चिकित्सा से क्या अभिप्राय है, इसके क्या उद्देश्य हैं? व्हाट इज़ डाइट थेरेपी एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इट? आहार चिकित्सा आहार की एक ऐसी शाखा है जिसका आहार का प्रयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है। अन्य शब्दों में आहार चिकित्सा वह पद्धति है जिसमें रोग के अनुसार ही सामान्य आहार में परिवर्तन लाकर ही उसको उसकी पौष्टिक आवश्यकता के अनुसार खाना दिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई डायबिटीज़ है किसी को, तो उसको कम ग्लूकोज वाला खाना देंगे, तो यही जो है आहार चिकित्सा है कि उसको खाने के थ्रू ठीक कर देंगे। आहार चिकित्सा के उद्देश्य क्या रहते हैं? रोगी के पसंद नापसंद को ध्यान में रखकर आहार की सूची तैयार करेंगे, रोगी के वर्तमान आहार में परिवर्तन करके रोग की हालत में सुधार और नियंत्रण लाना, पोषणहीनता की स्थिति में पोषण युक्त आहार निर्धारित करना, रोगी के कारण रोगी की पौष्टिक आवश्यकताओं में आए परिवर्तनों को ध्यान में रखना चाहिए। प्राय पौष्टिक रोगी और जो है न मिलने के कारण रोगी को ठीक से अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है।
उसके बाद है दीर्घकालिक और अल्पकालिक रोगों के कारण होने वाली समस्याओं को रोगी को बचाने के लिए आहार में परिवर्तन लाना। ठीक है, तो डाइट थेरेपी क्या है? इज अ ब्रांच ऑफ डाइटिक्स in which diet is used for treatment. In other words, diet therapy is a method in which the normal diet is changed as per the disease and patient is given diet. ठीक है, according to his nutritional need. For example, if a person is suffering from diabetes, then giving him a diet containing less glucose. ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं डाइट थेरेपी के? प्रिपेयरिंग इन द डाइट लिस्ट, कीपिंग इन माइंड हिज लाइक एंड डिसलाइक, क्या पसंद है क्या नापसंद है, इम्प्रूव एंड कंट्रोल द कंडीशन ऑफ डिजीज by changing the current diet of the patient, to prescribe a nutrition diet in case of nutritional deficiency. जो भी उसके अंदर डेफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग उसकी डाइट चार्ट तैयार करना। ठीक है, तो ये आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 19 है, उपभोक्ताओं को दिन प्रतिदिन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द कंज्यूमर्स इन टुडेज लाइफ। तो उपभोक्ताओं की क्या समस्या है? कम स्तर की खराब गुणवत्ता वाली वस्तुएं मिलती हैं, मिलावट होती है उनके अंदर, अस्थिर कीमतें हैं, कभी एकदम बढ़ जाती हैं, घटने का तो नाम ही नहीं होता, बढ़ती रहती हैं। ठीक है, निर्माता विक्रेता द्वारा अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण जानकारी देना, तो उसके लिए भ्रामक विज्ञापन है, भ्रामक पैकेजिंग की जाती है, उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए बिक्री संवर्धन योजनाएं हैं। क्लियर? तो प्रॉब्लम ऑफ कंज्यूमर्स क्या है? लो क्वालिटी गुड्स है, एडल्ट्रेशन यानी मिलावट होती है, वॉलेटाइल प्राइस यानी चीज़ जो कीमत है वो बढ़ती रहती है, प्रोवाइडिंग इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ के बारे प्रोडक्ट के बारे में सही से इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, मिसलीड एडवर्टाइजिंग, हम जो अच्छे अच्छे विज्ञापन दिखाए जाते हैं उनसे भ्रामक हो जाते हैं, मिसलीडिंग पैकेजिंग, पैकेट के ऊपर भी जैसे सामान किसी और कंपनी का होता है बट उसी तरह का सेम लगा के उसको बेच दिया जाता है उस कंपनी का कह के। ठीक है, मिलावट करके। सेल्स प्रमोशन प्लान्स टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स, तो प्रमोशन की जाती हैं कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, डिज़ाइन के विभिन्न तत्व कौन से हैं? वर्णन करें। तो एक्सप्लेन द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन। किसी इच्छित वस्तु को बनाने के लिए योजना अनुसार व्यवस्था करने को क्या कहा जाता है? डिज़ाइन कहा जाता है। डिज़ाइन के 5 तत्व रहेंगे, रंग, बनावट, रेखा, आकार, रूप, पैटर्न। तो मेकिंग अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू अ प्लान और मेक अ डिजायर्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिज़ाइन। ठीक है, देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन। क्या हो सकते हैं? उसका कलर होगा, उसका टेक्सचर कैसा है, ठीक है, लाइन, शेप और फॉर्म और पैटर्न। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 21 है, खाद्य पदार्थों के खराब होने के कौन कौन से कारण हैं? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फूड स्पॉयलेज? सो मुख्यतः क्या है कि बहुत सारे रीज़न होते हैं खाना जो खराब है वो खराब हो जाता है खाना। तो मुख्यतः आहार के रंग, रूप, आकार, स्वाद में अंतर आने को ही आहार दूषण या आहार का खराब होना कहते हैं। नमी, प्रकाश, गर्मी, वायु इत्यादि सूक्ष्म जीवों की बढ़ोतरी में सहायक होते हैं। खाद्य पदार्थ से खराब होने का तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें कोई खाद्य पदार्थ मानव भोग के लिए सुरक्षित ना हो और उसे खाने से विभिन्न स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं। खाद्य पदार्थों के खराब होने के कारण क्या है? एक तो भौतिक परिवर्तन हो सकता है, रासायनिक परिवर्तन, सूक्ष्म जीवों द्वारा, जीवाणु है, फफूंद है, खमीर है, एंजाइम्स की प्रतिक्रिया के कारण, कीड़े मकोड़ों के द्वारा। ये कारण है जो भोजन है उसके खराब होने के। मेनली द डिफरेंस इन कलर, फॉर्म, शेप एंड टेस्ट ऑफ फूड इज कॉल्ड फूड स्पॉयलेज। मॉइस्चर, लाइट, हीट, एयर एटसेट्रा हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया। Food spoilage refer to a condition in which a food item is not safe for human consumption or eating it can cause various health related problems हो जाती हैं। The main reason for spoilage क्या रहेगा? देखो, फिजिकल चेंज उसके अंदर हो जाए, कोई केमिकल चेंज हो जाए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खराब कर देते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब क्या हैं? ये रीज़न है जिससे फूड खराब हो जाता है। यीस्ट है ड्यू टू द एंजाइम एंड बाय इंसेक्ट्स। क्वेश्चन 21 देखेंगे, विभिन्न संस्थानों में वस्त्रों की देखरेख और रखरखाव के लिए प्रयोग में आने वाले जो आवश्यक उपकरण हैं उनका विस्तार से वर्णन करना है। व्हाट आर द एसेंशियल इक्विपमेंट यूज्ड इन केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन? तो वस्त्रों की देखरेख और रखरखाव के 2 पहलू हैं। कपड़ों को किसी भी प्रकार की भौतिक स्थिति से मुक्त रखना और उसका प्रयोग करते समय कोई क्षति हुई हो तो उसमें सुधार करना। कपड़ों से जो है धूल धब्बे, गंदगी को हटाने के लिए विभिन्न विधियों और प्रक्रियाओं के बाद भी कपड़े के रंग, रूप, चमक को बनाए रखना और उसकी बनावट और विशेषताओं को बनाए रखना। वस्त्रों की देखरेख और रख रखाव में आने वाले विभिन्न उपकरण कौन से रहेंगे? तो देखिए, धुलाई के उपकरण हैं, सुखाने के उपकरण हैं, प्रेस करने के उपकरण होते हैं, है ना, मशीनें हैं, सुखाए भी उसी में ड्राई कर लेते हैं, प्रेस करने के भी उपकरण होते हैं। तो देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ द केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ टेक्सटाइल्स, कीपिंग क्लोथ्स फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फिजिकल डैमेज एंड रिपेयरिंग एनी डैमेज caused while using them. Retaining the look and shine of the fabric and maintaining its texture and characteristic even after the various method and process to remove dust,
एंड डर्ट फ्रॉम द फैब्रिक। वेरियस इक्विपमेंट यूज्ड फॉर केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ क्लोथ्स, वॉशिंग इक्विपमेंट, ड्राइंग इक्विपमेंट एंड प्रेसिंग इक्विपमेंट। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उनको बहुत अच्छे से ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।